वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मुझे नहीं पता इतने स्टूडेंट्स जो है इस चैप्टर से क्यों डरते हैं। बहुत सारे कमेंट आए कि सर पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करवा दीजिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करवा दीजिए। मेरे हिसाब से जो ईजीएस्ट टॉपिक है आपके एफएम के अंदर वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्योर आपके नंबर दिलवाएगा वो चैप्टर जो है वो आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे फार्मूले हैं। इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली सिर्फ एक फार्मूला है, बाकी सारे फार्मूले उससे बने हुए हैं। एक फार्मूला, और वो भी आप इतना लॉजिकल है कि भाई आप उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप वो एक फार्मूला समझ गए तो बाकी सारे फार्मूले आपके अपने आप से याद हो जाएंगे। हाँ, इसका क्वेश्चन अगर आपने उसको सही तरीके से अप्रोच करते हो तो उस केस के अंदर वो सबसे ईजी है चैप्टर आपके लिए। और अगर आप इसे गलत अप्रोच के साथ जाते हो तो उस केस के अंदर इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं। सर सही अप्रोच क्या है वो हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो है क्या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहें तो करंट एसेट, और नेट वर्किंग कैपिटल कहें तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पर आपको मेनली दो वर्डों को समझना है, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल और एक रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के रूप में। बाकी एक जो है वो इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट जो है वो तो इजी है, उसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में मेनली यही चीज़ें हैं कि भाई सबसे पहले हम ऑपरेशनल और वर्किंग साइकिल जो है वो पता करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पता करेंगे, फिर हम ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट पे जाएंगे, फिर हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे एक चीज़, और फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पे जाएंगे। एक और है मैनेजमेंट ऑफ पेएबल, बट उसका क्वेश्चन ना कभी आया है ना कभी आएगा, और ना उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो अपने पास अल्टीमेटली ये चीज़ें हैं जो अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, क्या आप भी वही सुन पा रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ? कोयल की आवाज़ अभी शांत हो गई है, चलो थोड़ी देर बाद सुनाई देगी आपको। ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब समझिएगा ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है। इसे आप कैश साइकिल भी कह सकते हो। इसमें क्या है, जिस दिन पैसा गया, देखो एक्चुअल के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का यूँ समझिए। अगर आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया वर्किंग कैपिटल में, सपोज ज़रूरत थी 2 लाख रुपए की और आपने 4 लाख रुपए लगा दिया अपना वर्किंग कैपिटल, तो उस केस में क्या होगा, आपके जहाँ पैसा फंड जो है वो 2 लाख का ब्लॉक होना चाहिए था, वहाँ आपने कितना ब्लॉक कर दिया? 4 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2 लाख एडिशनल जो है वो वर्किंग कैपिटल लगा दिया। अब ये जो पैसा है यहाँ लगाया है, ये पैसा कहीं और लगाते तो आपको क्या मिलता? ब्याज मिलता। समझ पा रहे बात? और यहीं पर अगर दूसरे तरीके से देखें कि अगर हम उधार लेके आए तो इस 2 लाख रुपए पे आपका ब्याज लग रहा है। समझ पा रहे हो? एडिशनल। तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो तो उस केस के अंदर आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। सेकेंड केस है, सपोज ज़रूरत थी 2 लाख की और आपने लगाए 1 लाख, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका सारा प्रोसेस है जो इंटरप्ट हो सकता है कभी भी। जैसे अगर रॉ मटेरियल आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है तो उस केस के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है। क्रेडिटर को आप पेमेंट नहीं कर रहे हो अगर टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, अगर वर्किंग कैपिटल सही नहीं है, अगर नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे, तो उस केस में वो आपको सप्लाई देना बंद कर देगा, तो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो इंटरप्ट हो जाएगा। अगर वर्कर को सैलरी नहीं दोगे टाइम पे तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, वो काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो तो भी तकलीफ़ है और वर्किंग कैपिटल कम हो तो भी तकलीफ़ है। तो वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पर पता करना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर है कि ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल ये होता है क्या है, इसे कैश साइकिल भी कह सकते हैं आप। ये क्या होता है, जिस दिन आपका पैसा गया उस दिन से वापस पैसा जिस दिन आया है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। सर मतलब जैसे आपने परचेज़ किया 1 जनवरी को, ठीक है, फिर उसके बाद में परचेज़ किया रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल के रूप में रहा वो 1 महीने, फिर रॉ मटेरियल से आपने उसे WIP में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ रहा 1 महीने, फिर WIP से फिनिश गुड्स में रहा, वहाँ पर आपको पीरियड लगा 1 मंथ, और फिर फिनिश गुड्स से आपने सेल किया और सपोज क्रेडिट पीरियड देते हो आप अपने डेटर को 2 मंथ का, तो 2 महीने आपका डेटर के पास रहा, और फिर 2 महीने बाद में पैसा रियलाइज हुआ। तो आपने जिस दिन खरीदा उस दिन पैसा दिया और वापस कब मिला, जिस दिन डेटर से आपका पैसा रियलाइज हुआ। तो ये जो पीरियड है ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल।
अब सपोज क्रेडिटर ने आपको कुछ टाइम दे रखा है कि भाई आप है जो 1 मंथ लेटर पेमेंट करना, तो उस केस के अंदर पैसा जाएगा कब? 1 महीने बाद। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या हो जाएगा? 1 महीने से कम हो जाएगा। क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है? रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश्ड गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर। कि रॉ मटेरियल के अंदर कितने पीरियड कितना टाइम पैसा है जो रॉ मटेरियल के अंदर रहा, कितने टाइम पैसा है जो WIP में रहा। समझ पा रहे हो? यहाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड के बारे में है। ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल का बैलेंस कितना है, कि टाइम पीरियड रॉ मटेरियल में कितना, टाइम पीरियड WIP में कितना रहा और फिनिश गुड्स में कितना रहा, डेटर के अंदर कितना रहा, उसमें से क्रेडिटर का क्या कर दो? लेस कर दो। मतलब सपोज आपने 1 जनवरी को रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, और फिर वो रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में रहा 2 मंथ, ठीक है, फिर WI के फॉर्मेट में रहा 2 मंथ, फिर फिनिश गुड्स बन के कस्टमर का इंतज़ार करता रहा बेचारा गुड्स 1 महीने, फिर कस्टमर लेके गया, लेकिन कस्टमर जो है वो पैसा देता है आपका 2 महीने बाद, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है। तो अल्टीमेटली आपका पैसा रियलाइज़ कब होता है? 2, 2, 4, 5 और 6, 7 मंथ बाद में पैसा है जो रियलाइज होता है। लेकिन सपोज क्रेडिटर आपको क्या देता है? 1 मंथ की क्रेडिट देता है। तो सपोज ये आपने 1 जनवरी को ख़रीदा, तो एक्चुअल में पेमेंट होगा कब? पैसा रियलाइज़ कब होगा? 7 महीने बाद, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई को, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आपका क्रेडिटर जो है वो आपको 1 महीने का क्रेडिट देता है, तो मतलब वो पैसा कब लेगा? 1 जनवरी की जगह कब लेगा? 1 फेब को, ठीक है। तो आपका पैसा गया कब? 1 फेब को, और वापस कब आया? 31 जुलाई को। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने? 6 महीने तक का आपका क्या हुआ? पैसा बाहर रहा। समझ पा रहे हो? 6 महीने के अंदर पैसा वापस रोटेट हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया? रॉ मटेरियल में कितने दिन रहा, फिर WIP में कितने दिन रहा, फिर फिनिश गुड्स में कितने दिन रहा, फिर डेटर में कितने दिन रहा, उसमें से क्रेडिटर ने कितने दिन का क्रेडिट दिया वो क्या कर दो? लेस कर दो। सर कैसे पता करें कि रॉ मटेरियल में कितने दिन रहा, कैसे पता करें कि WIP में कितने दिन रहा, और कैसे पता करें कि फिनिश गुड्स में कितने दिन रहा? डेटर का तो वैसे पता होगा कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिटर की क्रेडिट पॉलिसी आपको पता होगी। तो हम सर कैसे पता करें कि रॉ मटेरियल में पैसा कितने दिन ब्लॉक रहा? तो भाई देखो, उसके लिए एक फार्मूला, इसको बस ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे आपको इस चैप्टर के अंदर एक भी फार्मूला है जो नहीं याद करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी। और इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो ये यहाँ समझिए क्या लिखा है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। समझिएगा, सपोज आपका रॉ मटेरियल का बैलेंस है 10,000, कितना है? 10,000 kg, और सपोज आप पर डे कंजम्पशन करते हो, पर डे कंजम्पशन करते हो 2,000 kg। तो उसके इसके अंदर ये क्या कहता है कि 5 दिन के अंदर आपका जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो आपके पास कितने दिन रहेगा? 5 दिन। जैसे चेक करना है तो आप क्या कर दो, इस 10,000 kg के 5 बैग पैक कर दीजिए, A, B, C, D और E। ये 5 पैक कैसे हैं? ये 5 पैक जो है वो 2,000 kg के एक बैग हैं, ठीक है। एक बैग के अंदर 2,000 kg, एक बैग के अंदर 2,000 kg। अब Day 1 आएगा, उस दिन क्या हो जाएगा? Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6 एंड Day 7। तो देखो 1 तारीख को क्या हो जाएगा? एक 2,000 kg का पैक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से बचेंगे? B बचेगा, C बचेगा, D बचेगा, E बचेगा। लेकिन आपका एवरेज स्टॉक कितना है? 2,000 kg। मतलब कि आपका ये तो 8,000 हुए, तो एक नया आ जाएगा, F आ जाएगा, एक 2,000 kg का बैग नया आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? B चला जाएगा, फिर क्या बचेंगे? C, D, E, F और G। फिर उससे नेक्स्ट डे ये वाला बैग चला जाएगा, फिर D, E, F, G और H। सर क्या कह रहे हो? अभी समझा दूंगा मैं आपको, बस एक बार इसको देखते जाइए। फिर उससे नेक्स्ट डे D चला जाएगा, तो E, F, G, H और I। फिर उससे नेक्स्ट डे E चला जाएगा, तो कौन उससे बचेंगे? F, G, H, I, J। फिर F चला जाएगा, तो G, H, I, J, K, L। एक सेकेंड है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ तक है, ठीक है। और उससे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? G चला जाएगा, तो H, I, J, K और L। तो समझिएगा
एक मटेरियल के बारे में देखते हैं। एफ जो है वो कब आया, डे 1 पे आया, ठीक है। डे 2 पे अपने पास था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सॉरी एक तो ये जिस दिन आया उस दिन, सॉरी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5वें दिन के लास्ट के अंदर चला गया। या फिर आप ये वाला इन दोनों में से एक दिन है जो आपको इंक्लूड करना होगा, या तो जिस दिन आया उस दिन अगर मानते हो कि मॉर्निंग में आया तो उस केस के अंदर वो दिन से उसको इंक्लूड कर दीजिए, और अगर आप मानते हो उस दिन इवनिंग के अंदर आया तो उस दिन को एक्सक्लूड कर दीजिए और लास्ट वाला दिन है जो इंक्लूड कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आपका जो रॉ मटेरियल है वो कितने दिन रहता है, 5 दिन रहता है। चाहो तो आप जी का चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5वें दिन है जो ये चला जाता है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, ये एक पता किया कि भाई कितने दिन है जो रॉ मटेरियल अपने पास रहता है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है जो कैलकुलेट करते हैं कि भाई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सपोज 10,000 का है और पर डे कंजम्पशन अगर अपना 2000 है, तो 5 दिन के अंदर क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल है जो अपना पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। मतलब पूरा पुराना वाला बैलेंस जो है अपने पास वो चला जाता है और नया बैलेंस जो है वो आ जाता है। मतलब कि पर डे कंजम्पशन अगर 2000 है और आपका एवरेज स्टॉक 10,000 है, तो 5 दिन के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो चला जाता है। मतलब आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड क्या हो गया, 5 डेज हो गया। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, रॉ मटेरियल के केस के अंदर कि भाई रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड है जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे, एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। अगर ये बात अगर आपको समझ आ गई तो फिर इस चैप्टर के अंदर और कोई भी चीज़ है जो आपको समझने की दिक्कत नहीं आई। समझ आ रही है बात। अब वैसे अपने को पता करना है कि WIP का स्टोरेज पीरियड कितना है। ठीक है, तो WIP के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ रॉ मटेरियल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। क्लियर है। रॉ मटेरियल के केस के अंदर क्या होता है, कॉस्ट जो है वो केस की देखते हैं, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल के केस में क्या इसकी कॉस्ट देखते हैं, रॉ मटेरियल की। तो WIP के केस के अंदर क्या देखेंगे, WIP तक कॉस्ट किसकी लग चुकी होगी, रॉ मटेरियल की लग चुकी होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट लग चुकी होगी। अब हो सकता है कि रॉ मटेरियल 100% लगाओ, लेबर और वेजेज जो 50-50% ही लगाओ। ठीक है, तो वो जैसा क्वेश्चन आपको देता है उस तरीके से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या था, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। सर मतलब फिनिश गुड्स का क्या होगा भाई, आप खुद सोचिए। फिनिश गुड्स तक क्या होता है, देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ क्या लेंगे, फिनिश गुड्स लेंगे। WIP की जगह फिनिश गुड्स की बात करें तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स तक क्या हो जाती है, कितनी कॉस्ट लग जाती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ पा रहे हो बात, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। समझ आ रही बात। ठीक है सर, फिर तो डेटर का भी पैसा कैलकुलेट, अगर डेटर का क्रेडिट पीरियड नहीं दे रखा हो तो वो भी अपन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर डिवाइडेड बाय कॉस्ट एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, एवरेज क्रेडिट सेल पर डे, एवरेज क्रेडिट सेल पर डे। मतलब समझ पा रहे हो बात, किस तरीके से डेटर का जो है वो कैसे हो जाएगा कि भाई डेटर का बैलेंस कितना और एक दिन के अंदर क्रेडिट सेल कितनी होती है, तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा। सपोज 40,000 का आपका डेटर है, ठीक है, और पर डे जो है वो सेल होती है आपकी 1000 की, तो उस केस के अंदर मतलब ये 40,000 जो ये कितने दिन हो गए डेटर है, 40,000 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब ये 40 डेज़ के, मतलब कि आपको क्रेडिट कितना देते हो आप कस्टमर को, 40 डेज़ का जो है वो क्रेडिट देते हो। क्लियर है। अब इसके अंदर एक अलग थ्योरी भी आती है डेटर के अंदर, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। डेटर के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि भाई डेटर के अंदर जैसे सेल करते हो आप सपोज 40,000 का, तो पैसा आपका पूरा 40,000 ब्लॉक नहीं होता। हमने कहा क्यों भाई साहब, 40,000 की अगर सेल किया तो 40,000 ब्लॉक होगा। तो उन्होंने कहा देखो इस 40,000 में से कुछ तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ पार्ट तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमने कहा ठीक है, 40,000 में से सपोज आपकी हमारी जो है कॉस्ट जो है वो क्या है, सॉरी प्रॉफिट जो है वो 10,000 है, तो कॉस्ट कितनी है 30,000। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, कॉस्ट के हिसाब से देखो। समझ आ रही बात, पैसा जो है वो कितना ब्लॉक हुआ, समझिएगा। सपोज सेल किया आपने 40,000 की, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो उस केस के अंदर पैसा ब्लॉक अपना कितना हुआ, कॉस्ट कितनी लगी 30,000। तो ये क्या कहते हैं कि आप क्या कीजिए, इस 30,000 के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा आप क्या कीजिए, एवरेज रिसीवेबल्स
अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे, कि आपकी एक दिन के अंदर जो सेल होती है उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट आया कि साहब इसमें से कुछ कॉस्ट तो ऐसी है जो आपकी क्या है, नॉन कैश भी है, भाई पैसा ब्लॉक तो उसमें होता ही नहीं। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा जैसे डेप्रिसिएशन का अपना एक्सपेंडिचर लिखा, कॉस्ट के अंदर तो वो पार्ट जो वो ऐड है, लेकिन एक्चुअल के अंदर उसमें पैसा तो लगा ही नहीं है। हमने कहा हाँ बात तो आपकी सही है। तो उन्होंने कहा उनके लिए क्या करें, तो हमने कहा कि उनके लिए आप बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो दो अप्रोच है, एक तो आप क्या करते हो टोटल कॉस्ट वाला लेते हो, एक अप्रोच क्या है कि आप सिर्फ कैश कॉस्ट को लेते हो। हमने कहा उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक्चुअल के अंदर पैसा जो है वो कितना होता है, सिर्फ जो कैश कॉस्ट है वही पैसा ब्लॉक होता है। सपोज आपका इस 30,000 के कॉस्ट में से 5,000 का डेप्रिसिएशन, तो आपका पैसा एक्चुअल में ब्लॉक कितना हुआ है 25,000, पैसा कितना ब्लॉक हुआ है 25,000। तो ये क्या कहते हैं कि आप क्या करो इस 25,000 के हिसाब से कैलकुलेट करो कि आपने 25,000 रुपये ब्लॉक हुए। तो हमने कहा मतलब, तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई आप क्या कीजिए, एवरेज कॉस्ट की जगह आप क्या कीजिए, एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन एवरेज कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में क्या करें, कैश कॉस्ट बेसिस से करें या किस से करें। तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो कैश कॉस्ट बेसिस से। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में पैसा जो है वो जितना कैश लगा उतना ही पैसा ब्लॉक हुआ, उससे ज़्यादा पैसा ब्लॉक हुआ नहीं है। समझ आ रही बात? तो यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं कि कितना पैसे को ज़रूरत है। तो उस केस के अंदर हम बात करेंगे भाई अगर आपको 40,000 की सेल करनी है तो उस केस में पैसों की ज़रूरत तो आपको कितनी रहेगी, सिर्फ 25,000 ही रहेगी। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश कॉस्ट बेसिस पे लेंगे। क्लियर है भाई? जैसे 40,000 की सेल करनी है, आपकी कॉस्ट तो कितनी लग रही है 25,000, क्योंकि आपका 10,000 का तो प्रॉफिट और 5,000 का सपोज डेप्रिसिएशन, तो आपके पैसे कितने लगे 25,000। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे 25,000 को ही कंसिडर करेंगे। सर ये तो डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन तो फिनिश्ड गुड्स में भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, प्रोडक्शन वाले में। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेकंड ना, तो उस केस के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी एक वर्ड जोड़ेंगे एवरेज कैश। ठीक है, अगर यहाँ पर है तो यहाँ भी क्या करेंगे एवरेज कैश कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रही बात? तो हमें सर इसका मतलब कैश कॉस्ट को ही लेना है। सही बात है, क्लियर है। तो अब हमें पता चल गया कि रॉ मटेरियल में कितने दिन रहता है, WIP में कितने दिन रहता है, फिनिश्ड गुड्स में कितने दिन रहता है। फिर उसके बाद में हमने रिसीवेबल में कितने दिन पैसा ब्लॉक रहता है वो पता चल गया। अब क्रेडिट पीरियड अवेल की बात करें अगर, कि क्रेडिट पीरियड कितने दिन अवेल करेंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अपने को कस्टमर कितने दिन का क्रेडिट देता है। तो वो कैसे पता करेंगे, जैसे डेटर का करते हैं क्रेडिट, डेटर का करते हैं कि एवरेज बैलेंस कितना है डेटर का डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। वैसा परचेज के लिए क्रेडिटर के लिए क्या कर देंगे, जो क्रेडिटर है उनका बैलेंस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे। समझ पा रहे हो? यहाँ कैश कॉस्ट का कुछ आएगा क्या? नहीं, है तो सारी कैश कॉस्ट है, क्रेडिटर को सारा पेमेंट ही करना। उसके अलावा हो सकता है कि आपका और क्या हो सकता है कि भाई कोई वेजेज के लिए, ओवरहेड के लिए आपका पेमेंट है जो ड्यू रहता हो, तो वो भी अपन उसके बाद में देख लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल है जो कैलकुलेट करेंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना आपको समझ आ गया कि रॉ मटेरियल के केस के अंदर क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। WIP के केस में क्या कर देंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, कैश लेंगे। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स के अंदर एवरेज कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। डेटर के केस में क्या कर देंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। ठीक है, क्रेडिटर के केस के अंदर क्या कर देंगे, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे। ठीक है, समझ पा रहे हो बात? ये यहाँ तक का समझ आया? ठीक है, तो ये तो आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो ये जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है वो कैलकुलेट करते हो कि वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी है, कितने दिनों के अंदर पैसा गया हुआ पैसा वापस आपके पास आ जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक और आता है, वो क्वेश्चन किस तरीके का है, वो क्वेश्चन इस तरीके का है कि भाई
वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। सेकंड के क्वेश्चन क्या रहता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉ मटेरियल जो है उसके लिए कितना पैसा चाहिएगा, तो आपको पता है कि रॉ मटेरियल का जितना एवरेज बैलेंस उतना रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिएगा, मतलब उतना पैसा रॉ मटेरियल के अंदर ब्लॉक रहेगा। अब रॉ मटेरियल के अंदर कितना पैसा ब्लॉक रहेगा, अब यहाँ समझिएगा, अगर आप पता कर रहे हो कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पता कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप क्या कहोगे कि भाई ये करंट एसेट है, उसके अंदर इतना इतना पैसा चाहिए, ये करंट लाइबिलिटी है, उसके अंदर इतना इतना पैसा चाहिए। करंट एसेट में कितना पैसा चाहिए माइनस करंट लाइबिलिटी कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब करंट एसेट में रॉ मटेरियल के लिए कुछ पैसा चाहिएगा, WIP के लिए कुछ पैसा चाहिएगा, फिनिश गुड्स के लिए कुछ पैसा चाहिएगा, कुछ पैसा डेटर के लिए चाहिएगा और कुछ पैसा आपका किसके लिए चाहिएगा, और कोई अगर है ऐसी कुछ चीज़ तो उसके लिए हो जाएगा। मतलब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह ऐसा कुछ कोई एसेट है, करंट एसेट बन रही है, तो उन करंट एसेट का बैलेंस ले लीजिए, उसमें से क्या कर दीजिए करंट लाइबिलिटी का बैलेंस है जो हटा दीजिए। अब अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको क्या करना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है, स्टॉक ऑफ WIP कैलकुलेट करना है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेट करना है, स्टॉक ऑफ डेटर कैलकुलेट करना है, स्टॉक ऑफ क्रेडिटर कैलकुलेट करना है, और स्टॉक ऑफ अगर कोई एक्सपेंस वगैरह है तो उनका कितना बैलेंस है जो रहता है वो सारा कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हो। अब अगर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है तो उस केस के अंदर क्या करें, सर आपने कहा था एक ही फार्मूला याद करना है, तो अभी एक ही फार्मूला याद करेंगे, उसके अलावा उससे सारे बना देंगे। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड क्या होता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है, ये इसके डिवाइड में ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड मल्टीप्लाई बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। क्लियर है, समझ पा रहे बात। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और अपन सही तरीके से लिखना चाहे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल। आप अगर हाँ कहोगे तो ही, अगर आपको लगा कि नहीं सर ये आप गलत कर रहे हो तो उस केस के अंदर नहीं करें, मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन ईयर मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय 360 और 12। सर ये क्या किया आपने भाई, एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे कैसे कैलकुलेट करोगे, पूरे साल में कितना कंज्यूम हुआ डिवाइडेड बाय 360, अगर डे में कैलकुलेट करना, अगर मंथ में करना है तो डिवाइड बाय 12। हाँ सर सही बात है, ऐसे ही करेंगे। तो हमने यही किया है कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना होगा इन ईयर। ठीक है, इन ईयर की जगह इन्हें पीरियड लिख दो, अब कितने पीरियड का कैलकुलेट करते हो उसके साथ इन्हें पीरियड कर दो। इस पीरियड के अंदर एवरेज एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है जो कितना होगा, सपोज आपका 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, एक यूनिट के लिए 3 रुपये लगते हैं, तो 50,000 इंटू 3 टोटल आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने का होगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय, अगर मंथली कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय 12। मंथली कब कैलकुलेट करेंगे, जब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जो वो मंथली दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा भाई ये फॉर्मूला जो है वो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो, उसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन पीरियड को हम क्या कर देंगे आगे से ए से डिनोट कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। ठीक है, वैसा अगर एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें भाई, सेम वैसा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कैलकुलेट करना है हमें, ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही बात है, तो क्या हो जाएगा WIP स्टोरेज पीरियड मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। क्लियर है, या फिर इसको अगर ऐसा लिखे हो तो आप लोग बुरा तो नहीं मान लोगे, एवरेज स्टॉक ऑफ
WIP इज इक्वल टू WIP, कमेंट के ज़रिए बताइएगा, बुरा तो नहीं मान रहे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो। WIP स्टोरेज पीरियड मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन ईयर, जिसको अपन ये से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय कैश प्रोडक्शन कॉस्ट। कैश प्रोडक्शन कॉस्ट साथ साथ में इसीलिए लिखते हैं ताकि आपको फिर इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। कैश प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, WIP के केस के अंदर दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर, क्योंकि WIP में कुछ पोर्शन लग चुका होता है और कुछ कॉस्ट का नहीं लगता है, तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली देता है कि अगर यूनिट हमारी इन प्रोसेस है WIP में तो इतनी कॉस्ट लगती है। जैसे उन्होंने कहा रॉ मटेरियल 100% और वेजेज और ओवरहेड जो वो 50-50%, तो आपको रॉ मटेरियल का 100% जितना पैसा वो लिया और वेजेज और ओवरहेड का 50-50 लेके प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे जो पर यूनिट है जो कैलकुलेट करना, डिवाइडेड बाय 360 और 12 लिख दो, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ये हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी साल भर की, डिवाइडेड बाय 360 या 12। अगर स्टोरेज पीरियड पर डे दे रखा है तो डिवाइड बाय 360 कर देंगे, और अगर वो पर एनम दे रखा है तो सॉरी पर मंथ है तो उस केस में डिवाइड बाय 12 कर देंगे। एवरेज स्टॉक और फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। ठीक है, पर डे पर मंथ जैसा भी आपका स्टोरेज पीरियड जैसा दे रखा है उसके हिसाब से। ठीक, वो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, सॉरी उसको तो अपन ए से डिनोट करते हैं ना, ए मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट। एक यूनिट पे कितनी लगती है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, जितनी यूनिट है प्रोड्यूस करने वाले हो, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ए ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 360 और 12 जैसा भी आपका स्टोरेज पीरियड दे रखा है उसके हिसाब से। सर डेटर का भी अब तो हम बता देंगे, हाँ बताइए किससे लिखिए, एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, लिखिए सर, हाँ लिख रहा हूँ भाई, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। सर अब आगे और लिखिए, रिसीवेबल का जो कलेक्शन पीरियड है मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय 360 और 12 लिख दीजिए। बस ये तो इसीलिए तो हमारी ज़रूरत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा समझिएगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड यूनिट की सेल्स कितनी होगी, यूनिट सेल्स एस्टिमेटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर समझ आ गया हमने क्या गलती की, समझ पा रहे हो कि भाई जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितने पे लगेगी, जितनी यूनिट है सेल होगी, प्रोडक्शन से मतलब नहीं, जितनी यूनिट है सेल हुई उस पे लगेगी, डिवाइडेड बाय 360 और 12। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर के लिए एवरेज
ट्रेड क्रेडिटर इज इक्वल टू क्रेडिट पीरियड अवेल इनटू एवरेज क्रेडिट परचेज पर यूनिट। सर इसके अंदर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ भाई समझ गया मैं, क्यों? क्योंकि परचेज अलग होती है और कंज्यूम अलग होती है। समझ आ रही बात? तो अवेल इनटू एस्टिमेटेड परचेज, समझ पा रहे बात? कंज्यूम नहीं, परचेज। परचेज अलग हो सकता है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट होता है। मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी जो भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 और 12। ठीक है सर, समझ आ गया। लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन है जो गलत हो सकता है, अगर आपने एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा, एक बात का ध्यान नहीं रखा, एक पॉइंट का ध्यान नहीं रखा कि आप जब क्वेश्चन शुरू करो तो आप क्या कर दीजिएगा, ये चीज़ें कैलकुलेट कर दीजिएगा, इसको अलग से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन शुरू होने से पहले कसम खा लीजिए आज कि आप ये चीज़ पहले लिखोगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है तो आप ये चीज़ें पहले कैलकुलेट करके अलग से लिखोगे। कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। सर ऐसा क्यों? देखो भाई, अगर ये आपने साइड में नहीं लिखा ना तो फिर आप पूरे क्वेश्चन के अंदर एक तो आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और दूसरा आप बार बार कंफ्यूज हो गए। उससे अच्छा क्या कर दो, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो वो कैलकुलेट करके अलग लिख दीजिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो अलग करके लिख दीजिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि सर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करें या नहीं करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हो सकता है कि ज़रूरी और हो सकता है कि ज़रूरी ना हो। क्वेश्चन अगर बता देता है तो फिर क्वेश्चन के साथ चलना है, अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो उस केस के अंदर दोनों में से जो भी करो आप एजम्पशन लिखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं, और मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऐड कर रहे हैं। और अगर आप मानते हैं कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है तो उस केस के अंदर ना भी करें। तो जैसी भी आपकी एजम्पशन है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए वो आप ज़रूर से लिख दीजिएगा। क्लियर? अब एक बात और, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर, ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। 360 सपोज आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 90 डेज़ का, ऑपरेटिंग साइकिल है 90 डेज़ का, तो उस केस के अंदर टोटल ऑपरेटिंग साइकिल कितने होंगे साल भर के अंदर? 360 डेज होते हैं, एक 90 डेज़ का, तो कितने होंगे? 9 चौक 36, 4 टाइम, तो 4 बार आपके जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या होगी? रोटेट होगी। क्लियर है? ये उन सारों को मैंने फॉर्मूलों को यहाँ पर लिख दिया है। ये आपके नोट्स जो है वो आप इनके बारे में चिंता ना करें। FM अभी अपन एक दो दिन ऐसा करते हैं, 3 दिन लगेंगे, लगभग 3 दिन के अंदर FM कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये सब्जेक्ट भी साइड में हो जाए। फिर हम एडवांस अकाउंट पर चले जाएंगे। एडवांस अकाउंट में भी बड़े चैप्टर के अंदर मेन कंसोलिडेशन बचा है। बैंकिंग और NBFC में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है तो उसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड उसमें सिर्फ प्रोविजन का और वो छोटा सा पार्ट है जो हम कर लेंगे, बाकी उसके अंदर उतना बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है? तो अब इसके आते हैं क्वेश्चन पे। सर आपने कहा था डाउट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने कहा था तो मैं मेरी बात पे अभी भी कायम हूँ। इलस्ट्रेशन 1 कहाँ है? 2 तो मिल गया, इलस्ट्रेशन 1। द फर्म हैज़ फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। सेल्स दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखा है। द 3 पॉसिबल करंट एसेट होल्डिंग of the firm was 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. It is assumed that the fixed asset level is constant and profit do not vary with the current asset level. Analyze the effect of 3 alternative current asset policy. देखो वो कह रहे हैं कि सेल्स हमारी 20 लाख है, EBIT हमारा 2 लाख है और फिक्स्ड एसेट हमारी 5 लाख है। इन तीनों के अंदर कोई चेंज आएगा नहीं। अगर सपोज हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो मतलब करंट एसेट जो 5 लाख हो तो उस केस में क्या होगा, 4 लाख हो तो उस केस में क्या होगा, 3 लाख हो तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगर वर्किंग कैपिटल आप ज़रूरत से ज़्यादा रखते हो तो उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव, मतलब कि आप
रिस्क जो है वो कम लेना पसंद करते हो। अगर आप नॉर्मल रखते हो तो मॉडरेट, और अगर आप जितनी ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल उससे कम रखते हो तो उसको क्या कहते हैं, अग्रेसिव। अब कंजर्वेटिव के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है? कंजर्वेटिव का फ़ायदे ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखते हो, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन कभी भी इंटरप्ट नहीं होगा, काम कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्ट लगेगी आपकी। मॉडरेट के अंदर दोनों नॉर्मल है, और अग्रेसिव के अंदर क्या है, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी लेकिन उसकी जगह आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बीच बीच में इंटरप्ट हो सकता है। तो देखो, सेल हो गया, EBIT हो गया, ठीक है, करंट एसेट और ये फिक्स्ड एसेट, वैसा वैसा ये यहाँ पर है, ठीक है, और वैसा वैसा ये यहाँ पर है, सेम है यहाँ, ठीक है। करंट एसेट के अंदर चेंज किया, सॉरी करंट एसेट के अंदर चेंज किया 5, 4 और 3, तो टोटल एसेट हो गई 10 लाख, 9 लाख और 8 लाख, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो वो कह रहा है कि देखो यहाँ पर कितना 2 लाख कमा रहे हैं कितने एसेट पे, 10 लाख के एसेट पे, तो 20%। यहाँ 2 लाख कमा रहे हैं 9 लाख के एसेट पे, तो 22.22%। यहाँ 2 लाख कमा रहे हैं 8 लाख पे, तो एसेट पे कितना कमा रहे हैं आप, 25%, ठीक है। तो यूँ देखें तो यहाँ जितना रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न जो है वो आपके एसेट पे यहाँ पे, और उससे ज़्यादा रिटर्न जो है वो आपके एसेट पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर दूसरी रिस्क जो है वो फैक्टर बढ़ जाता है। करंट एसेट डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट का रेशियो भी कैलकुलेट करके दिया है, और फिर इसको नीचे समझा है। तो ये तो आपका थ्योरी पार्ट ही था, वैसा कोई क्वेश्चन वाली बात थी नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 से अच्छे क्वेश्चन शुरू। इलस्ट्रेशन 2 पे आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट net operating cycle period, number of operating cycle in a year, raw material inventory consumed during the year, 6 लाख है। अपने को क्या चाहिए, स्टोरेज, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड के लिए पर डे कंजम्पशन चाहिए, ठीक है। तो पर डे कंजम्पशन कितना है भाई, 6 लाख जो है वो यहाँ पर डेज जो है वो आप कैलकुलेशन के लिए 365 की जगह 360 लीजिएगा ताकि आसानी भी हो जाएगी, और इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही करता है। तो कितना हो गया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 360, तो पर डे कंजम्पशन कितना हो गया, 166.66, ठीक है, रुपये। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, WIP इन्वेंट्री दे रखी है, एवरेज WIP इन्वेंट्री जो है वो नीचे दे रखी है, एक सेकेंड ना, एवरेज WIP इन्वेंट्री जो है, WIP इन्वेंट्री दे रखी है 5 लाख के, एवरेज WIP इन्वेंट्री जो 30,000 की। तो ये साल भर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितने के, 5 लाख के डिवाइडेड बाय 360, पर डे कितना हो जाएगा, 1388.88 रुपये। फाइनेंस गुड्स 8 लाख डिवाइडेड बाय 360, तो पर डे कितना हो जाएगा, 2222.22, ठीक है। एवरेज फिनिश्ड स्टॉक हो गया 40,000। अब रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड कितना हो गया, तो रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक कितना है, 50,000 डिवाइडेड बाय पर डे कंजम्पशन कितना, 166.6666, कितना हो गया, 30 डेज। कैसे कैलकुलेट किया, 50,000 डिवाइडेड बाय 16666.66, तो ये कितना हो गया, 30 डेज, ठीक है। रेशियो के लिए आप चिंता में ना आए, रेशियो कल अपन रेशियो भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है स्टूडेंट की दो ही डाउट उन्होंने कहा कि सर वर्किंग कैपिटल करवा दीजिए और रेशियो करवा दीजिए, कल हम रेशियो भी कर लेंगे, ठीक है। फिर WIP में कितना है, 30,000 डिवाइडेड बाय पर डे कितना, 1388.88, 30,000 डिवाइडेड बाय 1388.88, कितना हो गया ये, 21.60। अगर पॉइंटों में आए तो यहाँ पर दिन ऐसा पॉइंटों में मत लिखिएगा, 21.60 को क्या कर दीजिएगा, 22 डेज कर दीजिएगा। फिर फिनिश्ड गुड्स के केस के अंदर समझ पा रहे बात, ये है तो 21.6, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 22 डेज। फिर उसके बाद में फिनिश्ड गुड्स का कितना बैलेंस, 40,000 का है, और पर डे कितना, डिवाइडेड बाय 222.2222, ये हो गया आपका 18 डेज, कितना हो गया, 18 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज, एवरेज क्रेडिट पीरियड 30 डेज, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, तो ये कितना हो जाएगा, 30 + 22 + 18 प्लस डेटर का हो गया 45 डेज माइनस क्रेडिटर का हो गया 30 डेज, तो
तो ये कितना आ रहा है 85 डेज का आपका ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 डिवाइडेड बाय 85। इज इट ओके? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये इलस्ट्रेशन थर्ड और अच्छा ये लग रहा है पहले और रिकॉर्ड की है इस पे लेक्चर, ठीक है कोई बात नहीं, हटा देते हैं। अभी बात करते हैं इलस्ट्रेशन थर्ड और इलस्ट्रेशन फोर्थ जो है वो दोनों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर आपको समझ आ गया, अब यहाँ पर प्रोसेस समझिएगा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपने उस तरीके से किया तब तो आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ा उल जलूल कर दिया तो उस केस के अंदर आपको दिक्कत आएगी। करने का तरीका समझिएगा। ऑन 1 जनवरी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नरेन लिमिटेड विशेज टू नो अमाउंट of working capital that will be required during the year. From the following information prepare the working capital requirement forecast. आपको working capital requirement पता करनी। Production during the previous year was 60,000 यूनिट, पिछले साल 60,000 यूनिट प्रोड्यूस की थी। It is planned that this level of activity will be maintained during the year। मतलब कि प्रोडक्शन कितना होगा 60,000 का होगा, प्रोडक्शन कितना होगा 60,000 यूनिट्स का होगा, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ए वाला अपने को मिल गया। द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेज 10% एंड ओवरहेड इज 20%। क्या सेल प्राइस दे रखी है क्या? नहीं, अभी सेल प्राइस नहीं दी है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि रॉ मटेरियल 60% होगा, डायरेक्ट वेजेज 10% होगा और ओवरहेड 20% होगा। ओके। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू बी रिमेन इन स्टोरेज फॉर द एवरेज ऑफ 2 मंथ। रॉ मटेरियल 2 मंथ, ठीक है। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ। इन प्रोसेस मतलब WIP में 1 महीने रहती है। WIP में क्या है? रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू पाइपलाइन इमीडिएटली एंड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट अकर इवनली ड्यूरिंग द मंथ। देखो यहाँ पर समझिएगा, वो कह रहा है रॉ मटेरियल तो शुरुआत में लगा देते हैं, मतलब रॉ मटेरियल तो कितना लगेगा 100% लगेगा। उसके अलावा वो क्या कह रहा है, लेबर और ओवरहेड जो वो साल के महीने के शुरू से लेकर महीने के एंड तक इवनली लगेंगे। मतलब कि कौन सा हो गया, कैरिंग कॉस्ट में 1/2 करते हो ना, वैसा क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इवनली है। मतलब कि पहले वाले 15 दिन कम होगा और फिर आगे वाले 15 दिन में ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट। समझ पा रहे हो बात? पहले दिन 1 रुपया लगा, फिर 1 दिन रुपया लगा, ऐसा करते करते 30 डेज तक 30 डे टोटल कॉस्ट कितनी हुई 30। तो एवरेज कॉस्ट कितनी होगी 30 और 1 के बीच के अंदर, तो वो कितना हो गया 15। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सॉरी 15 नहीं 50%। यहाँ पर कितना लगता है 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड। तो आपकी एक यूनिट अगर WIP में रहती है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, रॉ मटेरियल का 100% और लेबर एंड ओवरहेड का 50%। क्लियर है? फिनिश गुड्स के बारे में कहा है, फिनिश गुड्स कितने टाइम रहता है, वेयर हाउस डिस्पैचिंग टू कस्टमर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ, 3 महीने तक बेचारा इंतजार करता है, तब जाके कस्टमर उसे लेके जाते हैं। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर कितना है 2 महीने का अपने को क्रेडिट देता है, और क्रेडिट अलाउड टू डेटर को कितना देते हैं हम 3 मंथ देते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 5 पर यूनिट है। देयर इज़ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल, वो कह रहा है कि जितने प्रोडक्शन होती है उतने हम सेल भी कर देते हैं। वेजेज एंड ओवरहेड आर पेड ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। और हम लेबर वेजेज एंड ओवरहेड का क्या करते हैं, इस महीने का जितना वेजेज एंड ओवरहेड का खर्चा होगा वो हम पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर प्रीवियस मंथ, पीछे वाले साल का जो पीछे वाले महीने का जो भी वेजेज एंड ओवरहेड का जो भी खर्चा होगा वो सारा क्या करेंगे इस महीने के पहले दिन को देंगे। तो आपका ऑन एन एवरेज वेजेज एंड ओवरहेड जो है वो कितना ड्यू रहता है, 1 महीने का ड्यू रहता है। क्लियर है? कंपनी नॉर्मली कीप कैश इन हैंड टू द एक्सटेंड ऑफ 20,000। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है, तो उसमें करंट कैश भी चाहिएगा। तो कह रहे हैं कैश का बैलेंस कितना रखते हैं हम 20,000 का रखते हैं। अब देखो, एक तो क्वेश्चन आप सीधा शुरू किया और आपका क्वेश्चन है जो गलत होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। एक आप क्या करो, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, WIP कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एक आप फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये जस्ट मैंने उनके नाम चेंज किए, ठीक है। WIP कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, और ये क्या है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट, ठीक है। और डेटर के केस के अंदर क्या करते हैं, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, ठीक है। ये चीज़ है जो आप पहले ही कैलकुलेट कर दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस है जो 5 रुपये, उसका रॉ मटेरियल कितना, वेजेज कितना और ओवरहेड कितना। तो क्या कहा है उन्होंने, 60% रॉ मटेरियल, 60, 10 और 20, 60, 10 एंड 20%। 5 का 60% कितना हो गया, ये 3 रुपये का ये हो गया, कितना हो गया 5 का 10% मतलब 0.5, और 5 का 20% कितना 1। फिनिश गुड्स वाले और सेल्स वाले में क्या फ़र्क हो जाएगा, फिनिश गुड्स के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी और इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, मतलब कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर होंगे तो वो भी ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है नहीं, तो फिर कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर है। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया आपका 3 रुपीज़, ठीक है। WIP में कितना, रॉ मटेरियल 100% प्लस इन दोनों का 50%, 50% ऑफ 1 + 0.5, तो ये कितना हो गया 1.5 का 50% कितना हो गया 0.75 प्लस 3 कितना हो गया 3.75। फिनिश गुड्स में तो कंप्लीट लग जाएंगे 3 + 1 + 0.5, 4.5, ठीक है। और इसके अंदर और कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो इसमें भी 4.5। क्लियर है। ये चीज़ें अगर कैलकुलेट कर ली तो फिर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं आएगा, सर कैसे। अब रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना, बस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू रखो। कितनी यूनिट है 60,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना है 3, तो डिवाइडेड 60,000 इंटू 3 कितना हो गया, टोटल आपका कितना लगेगा 180,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हो गया 1,80,000, ये पूरे साल भर का है। और रॉ मटेरियल में कितना टाइम रहता है 2 महीने रहता है मंथ में, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो रॉ मटेरियल के लिए कितना चाहिए 30,000 चाहिए, ठीक है। उसके बाद में WIP के लिए बात करें तो 60,000 यूनिट, एक यूनिट के लिए कितना जाता है 3.75, ठीक है, डिवाइडेड बाय WIP में कितना रहता है फॉर 1 मंथ, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3.75 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 18,750, ठीक है। फिनिश गुड्स 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, फिनिश गुड्स में कितना 3 महीने इंतजार कर रहा था ना, 3 महीने मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, एक सेकेंड ना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 270 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया आपका 67,500। डेटर के लिए यूनिट सोल्ड वो कह रहा है कि जितनी बनाते हैं सारी सेल हो जाती है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को बनाने में कितने लगती है कॉस्ट 4.5, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, बाकी यहाँ भी चेंज होता। और डेटर को कितना पीरियड देते हो, डेटर को 3 मंथ देते हो, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ भी यही आएगा 67,500, ठीक है। डेटर का हो गया। क्रेडिटर का अब यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल का भी दे नहीं रखा है, ओपनिंग कितना क्लोजिंग कितना, तो अपन क्या करेंगे यही मानेंगे कि जितना है उतना परचेज किए, तो 60,000 और एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितने का परचेज करते हो 3, तो टोटल आपका 180 का परचेज होता है साल भर में। और क्रेडिटर कितना देते हैं 2 महीने देते हैं, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर कितना है, तो ये डिवाइड बाय 12 इंटू 2, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो गया 30,000, ठीक है। अब बचा आपका वेजेज एंड ओवरहेड, तो वेजेज एंड ओवरहेड का आप एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल कैलकुलेट कर दीजिए कितना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना था 0.5 था, तो 60,000 यूनिट है और पर यूनिट कितना लगता है वेजेज
0.5, 60,000 इंटू 0.5 कितना हो गया 30,000, और वो 1 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर दीजिए। क्लियर है? तो ये हो गया 60,000 इंटू ये 30,000, और 30,000 कितना 1 मंथ का क्रेडिट था, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ कितना था 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ कितना था 60,000 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, और यहाँ भी डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये कितना आ गया 2500 और ये 5000। ठीक है, अब देख लो ये 30,000 18,750 67,500 67,500 और कैश का बैलेंस 20,000 उन्होंने दे रखा है क्रेडिटर, और ये ओवरहेड, और इनका ओवरहेड पेएबल और ओवरहेड इनको 1 महीने बाद में देते हैं, इसलिए करंट लायबिलिटी में आएगा। अगर हम इनको एडवांस देते तो एसेट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन ने दिया नहीं, लेकिन कई बार क्या कहता है क्वेश्चन ये भी कहता है कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहते हैं कि भाई 5% सपोज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहते हैं, तो फिर क्या कर देते हैं ऐड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि भाई वैसे ज़रूरत तो 166 250 के, लेकिन हम 5% सेफ्टी के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो 5% और ऐड कर देंगे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी उसमें प्लस 5% ऐड कर देंगे। समझ आ रही बात? सर इन्होंने तो इतना लंबा चौड़ा किया, आपने इतना आसानी से कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से। जो आसानी हुई है वो हमारी किस वजह से हुई है? ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली पहले, इस वजह से हुई है, अदरवाइज हमें भी इतना लंबा चौड़ा करना पड़ता। सर क्या हम भी ऐसे कर दें? हाँ, सबसे पहले ऊपर टॉप पे ऐसा करके लिख दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि भाई हाँ ये बच्चा है जो काफ़ी होशियार बच्चा है, इसे अच्छे मार्क्स दिए जाएँ। इलस्ट्रेशन फॉर द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू XYZ कंपनी। सेल्स एट 2 months क्रेडिट 36 लाख, मटेरियल कंज्यूम सप्लायर एक्सटेंड टू 2 month क्रेडिट, वेजेज पेड 1 month लैग इन पेमेंट। ठीक है, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, यहाँ पर देखो कैश दे रखा है अपने को, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज कैश में चाहिए। एक्सपेंसेज आर पेड 1 month इन अरियर, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं 1 महीने बाद में देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1 month लैग इन पेमेंट, 1 महीने बाद में देते हैं। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेज पेड क्वार्टरली इन एडवांस, और सेल्स एक्सपेंसेज को हम क्या करते हैं क्वार्टरली एडवांस में देते हैं। कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्शन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%, कंपनी क्या करती है 25% के ग्रॉस प्रॉफिट पे सेल करती है। डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कहता है डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से लेस करना है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। इट कीप 1 month स्टॉक ऑफ ईच रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स एंड कैश बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पर देखिए WIP के बारे में नहीं है, ये पहले ये शायद इस पर भी कोई क्लास रिकॉर्ड हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ किसको रखते हैं रॉ मटेरियल को रखते हैं और फिनिश गुड्स को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले आप क्या कर दीजिएगा, पहले आप यहाँ पर रॉ मटेरियल पर डे जो है वो कैलकुलेट कर दीजिए, पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए, रॉ मटेरियल पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए। लेकिन क्या यहाँ रॉ मटेरियल पर यूनिट कैलकुलेट कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिट के बारे में कहीं दे ही नहीं रखा है, यूनिट के बारे में दे ही नहीं रखा है। क्यों नहीं दे रखा? नहीं दे रखा, उनकी मर्जी। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे रॉ मटेरियल भाई ये पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं कितना प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो दे ही नहीं रखा है कि प्रोडक्शन कितना और रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना। तो हम क्या कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मटेरियल का कितना है 1 month के अंदर है स्टॉक ऑफ ईच रॉ मटेरियल एंड कि 1 month है। ठीक है, तो सीधा 1 month में ही कैलकुलेट कीजिए, पर डे कैलकुलेट करोगे फिर मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे, उससे अच्छा पर मंथ कर दीजिए। तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगती है 9 लाख लगती है, जो कितने दिनों में लगती है 12 month में लगती है। तो 1 month का कितना हो जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना 75,000। तो ये आपका रॉ मटेरियल का आ गया 75,000। अब यहाँ पर देखिएगा बात करते हैं हम फिनिश गुड्स की। तो फिनिश गुड्स के अंदर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव फिनिश गुड्स तक कॉस्ट कौन कौन सी लग जाएगी, मटेरियल लग जाएगी क्या पूरी लग जाएगी 9 लाख। ठीक है, वेजेज लग जाएगा क्या 7,20,000, हाँ लग जाएगा, प्लस 7,20,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग जाएंगे क्या 9,60,000 प्लस 9,60,000 लग जाएंगे क्या, लग जाएंगे। अब इसके बाद में आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है ना वो आप दोनों ले सकते हो कि फिनिश गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर आप करते हो तो उस केस के अंदर मानिएगा कि ये भी
प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, और इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जो है वो कॉस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर लिखिए कि हम मान रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और इस वजह से हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं। सर इंस्टीट्यूट ज़्यादातर कौन सी अप्रोच है जो फॉलो करती है, तो इंस्टीट्यूट ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को फिनिश कोर्स का पार्ट है जो नहीं मानती। देख लीजिए यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, इतना ही लिया है, 25,80,000 तक ही लिया है, ठीक है। तो अपन भी जनरली क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख के यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एजम्पशन लिखेंगे। एजम्पशन क्या लिखेंगे, एजम्पशन लिखेंगे कि वी assume that administrative overhead is not a part of cost of goods sold। मतलब क्या हुआ, अगर आप ऐसा मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में सेल के वक्त लगती है, तो उस केस के अंदर आप इसे ऐड नहीं करोगे। अगर आप मानते हो कि नहीं इसका सेल से मतलब नहीं है, इसका तो यूनिट बनेगी तब जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगेगा, तो उस केस के अंदर आप ऐड करोगे। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जनरली आपको इसमें फिनिश कोर्स वाले में नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्यों नहीं करना चाहिए, इसका बस एक ही कारण है कि इंस्टीट्यूट की एजम्पशन ये रहती है, डिवाइडेड बाय 12, और इसका कितना 1 मंथ फिनिश कोर्स में, ठीक है। डेटर की बात करें तो डेटर के अंदर डेटर तक कॉस्ट कितनी लग जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग जाएगी, हाँ जी लग जाएगी सर। वेजेज की लग जाएगी, हाँ जी लग जाएगी सर। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लग जाएंगे क्या, हाँ जी लग जाएंगे सर। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी यहाँ तक लग जाएंगे क्या, यहाँ तो लगेंगे 2,40,000, ठीक है। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगेंगे क्या, लगेंगे, वो तो सेल से रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, तो वो भी लग जाएंगे। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय डेटर कितने टाइम देता है भाई, सेल्स है 2 मंथ्स क्रेडिट, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या कहेंगे 9 लाख प्लस 7 लाख 20,000 प्लस 9 लाख 60,000 प्लस 2 लाख 40,000 प्लस 1 लाख 20,000, जो आपका 29 लाख 40,000 ये है 12 मंथ का। तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा, 4,90,000, ये हो गया डेटर का बैलेंस। वैसा वैसा क्रेडिटर का कर दोगे क्या, क्रेडिटर का भाई परचेज करते हो 9 लाख का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। वैसा वैसा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड 1 मंथ अरियर, तो ये भी हो जाएगा 9,60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा इसका 80,000 का ड्यू। करंट लायबिलिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 महीने बाद में देते हो, तो ये 20,000। पेड क्वार्टरली इन एडवांस, तो ये एडवांस में दे रहे हैं, तो कहाँ आएगा, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, करंट एसेट के अंदर एडवांस में दे रहे हैं, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 का करंट एसेट में, ठीक है। तो ये 75,000, 2 15 4 90, ठीक है, 30,000 का ये हो गया। कैश का बैलेंस क्वेश्चन देता है, ये याद रख के लिखना है, ठीक है। लायबिलिटी, अब इसमें क्या लिख रखा है कि 20% मार्जिन रखना है, सेफ्टी मार्जिन, तो जितनी करंट नेट एसेट आएगी उसमें 20% ऐड कर देंगे। ये वेजेज आउटस्टैंडिंग का हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का हो गया, ये नेट वर्किंग कैपिटल 20% मार्जिन, तो 6 लाख का 20% 1,20,000, और ये टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट। अब डबल शिफ्ट वाले में देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी तो इसमें भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे 2 अप्रोच से करते हैं अपन, एक ही अप्रोच समझेंगे और उसी से करेंगे। दूसरी वाली अप्रोच जो है वो बेकार अप्रोच है, मैं खुद उसे नहीं मान सकता कि भाई ऐसा होगा। एक अप्रोच क्या है कि भाई अगर अपन ने डबल शिफ्ट पे गए तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और एक क्या है कि डबल शिफ्ट पे गए सिर्फ 1 साल के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। डबल शिफ्ट पे अगर जाएंगे तो अपने को बहुत सारी मेजर कॉस्ट लगेगी। अब मेजर कॉस्ट लगा के फिर उसके बाद में हम सिंगल शिफ्ट पे वापस चलें, ऐसा होगा नहीं। अगर 1 साल में डबल शिफ्ट पे गए तो फिर हम उसे कंटिन्यू करें। अब देखिए जैसे आप डबल शिफ्ट पे जाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी। रॉ मटेरियल जितना अभी चाहिए उतना उसका क्या चाहिएगा, डबल चाहिएगा, क्योंकि पहले सपोज 12 घंटे काम हो रहा था तो अब 24 घंटे काम होगा। तो पहले 12 घंटे के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए थी रॉ मटेरियल की, तो अब 24 घंटे के लिए चाहिए। फिनिश्ड गुड्स पहले 12 घंटे का तैयार होकर रहता था, तो अब 24 घंटे का तैयार होकर रहेगा, तो डबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपकी चेंज नहीं होगी, और वो होगी WIP। WIP क्यों चेंज नहीं होगी, ध्यान समझिए। सपोज पहले 12
घंटे चलती थी, तो उस केस के अंदर 12 आवर्स के अंदर जो 12वें घंटे में लास्ट में जो रहता था वो WIP में रहता था, और दूसरे दिन सुबह क्या हो जाता था, उसके ऊपर वापस काम शुरू होता था। अब 12वें घंटे में जो रहेगा उस पर वापस क्या हो जाएगा, 13 आवर्स के शुरुआत में वापस काम हो जाएगा सेकंड शिफ्ट में, फिर वापस वो है जो 24 आवर के लास्ट के अंदर वापस वो छोड़ के जाएंगे, वापस 1 आवर से वापस शुरू हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली WIP जो है उसका लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? पहले जो है वो दूसरे दिन के सुबह आके वापस काम शुरू करते थे उस पर, अब उसमें दूसरे शिफ्ट वाले हाथों हाथ आके काम शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली वो वापस उतना लेकर, सपोज आपके 5000 यूनिट WIP में, तो 12 आवर में 5000 यूनिट जो WIP में रख के छोड़ देगा, फिर वापस नेक्स्ट डे जो है ये पूरी रात काम करेंगे और सुबह को वापस क्या करेंगे, 5000 WIP के ये छोड़ देंगे, वापस ये जो है वापस 5000, फिर ये 5000, तो कंटिन्यूसली जो WIP है आपके वो चेंज नहीं होगी, बाकी सारा चेंज होगा। ठीक है। Submarine Enterprises हैज़ बीन, बाकी सारा सेम है। Submarine Enterprises ऑपरेटिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टिल 31/3/2017 ऑन ए सिंगल शिफ्ट वर्किंग विद द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेज 40% फिक्स है, 40% फिक्स है। चलो इसका फिक्स और वेरिएबल का हम अलग अलग ही कैलकुलेट कर देंगे। ये 31/3/2017, ठीक है। ओवरहेड जो है वो कितना है, 80% फिक्स है। प्रॉफिट जो है वो दे रखा है। सेलिंग प्राइस है जो दे रखा है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर जो है वो दे रखा है, ठीक है। अब जो है एज ऑन 31/3/2017 द कंपनी हेल्ड, कंपनी के पास क्या है, रॉ मटेरियल जो है वो कितने का, 36,000 का है। वेजेज जो है वो कितने का, 22,000 का। फिनिश गुड्स जो है वो कितने का, 72,000 का। वर्क इन प्रोग्रेस जो वो किस पे, वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब किस पे, मटेरियल और वेजेज पे, ठीक है। बाकी ओवरहेड जो है वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं। फिनिश गुड्स से जो है वो वैल्यू एट टोटल कॉस्ट। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। समझ पा रहे हो? तो इसके हिसाब से आपकी सारी चीज़ें होगी। इन व्यू ऑफ इंक्रीज मार्केट डिमांड इट इज़ प्रपोज टू डबल प्रोडक्शन डे बाय वर्किंग एन एक्स्ट्रा शिफ्ट। अब हम एक्स्ट्रा शिफ्ट पे जाना चाहते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 10% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इन व्यू ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। बिजनेस बढ़ जाएगा, उस वजह से क्या हो जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम, सेल प्राइस जो है वो सेम ही रहेगी। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर विल रिमेन अनअल्टर, क्रेडिट पीरियड जो वो भी अनअल्टर रहेगा। क्रेडिट पीरियड अवेल्ड फ्रॉम द सप्लायर विल कंटिन्यू टू रिमेन एट द प्रेजेंट लेवल, और जो हमें हमारे कस्टमर जो क्रेडिट पीरियड देते हैं वो 2 महीने अभी देते हैं, और वो आगे भी कितना रहेगा, 2 महीने ही रहेगा। लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेज एंड एक्सपेंसेज विल बी कंटिन्यू टू रिमेन हाफ ए मंथ, और वेजेज और सप्लाई एक्सपेंसेज का पेमेंट हम आधे महीने बाद करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ पॉलिसी टू इंक्रीज आउटपुट इज इम्प्लीमेंटेड। अब आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल में कितनी चेंज आ जाएगा अगर हम वर्किंग डबल शिफ्ट पे जाएँ। तो अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आपको देखने को मिली होगी, वो क्या कि आपको रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है जो नहीं दे रखा। देखो क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर जो वो अनअल्टर्ड है। अब अनअल्टर्ड का मतलब कितना पता नहीं, पहले कितना था वो नहीं दे रखा है। क्रेडिट अवेल फ्रॉम सप्लायर विल कंटिन्यू टू रिमेन एट प्रेजेंट लेवल 2 मंथ, क्रेडिटर से कितना है वो दे रखा है, ठीक है। रॉ मटेरियल और इनके बारे में कुछ कहा है क्या, क्रेडिटर ऑयल और बाकी का भी वो सेम ही कह रहे हैं, उसके अंदर कोई चेंज आया नहीं है। तो वो अब अपने को पता नहीं कि कितने टाइम जो है वो रॉ मटेरियल में रहता है, कितना टाइम है जो WIP में रहता है। चलो करते हैं। अभी देखो, अभी इनकी क्या है, पर यूनिट और टोटल दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। और 31/3/2018, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी वो क्या कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कितनी, 6 रुपीज़ है, कितनी, 6 रुपीज़, ठीक है। और यूनिट कितनी है वो नहीं दे रखा उन्होंने वो, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल कितनी हुई है, टोटल 4,32,000 रुपीज़ की सेल हुई है,
कितने की हुई 4,32,000। एक यूनिट की सेल प्राइस कितनी 18, मतलब कि यूनिट है कितनी सेल हुई है 4,32,000 डिवाइडेड बाय 18 तो 24,000। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, क्लोजिंग स्टॉक तो इनका दे रखा है, ठीक है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा। अब क्या माने, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में क्या मानेंगे, जितना क्लोजिंग स्टॉक है सेम एज गुड एज ओपनिंग स्टॉक। और साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, एजम्पशन लिख देंगे, एजम्पशन वी अज्यूम दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2017 इज इक्वल टू 2017 क्लोजिंग स्टॉक। हम ये मान रहे हैं कि 2017 का जो ओपनिंग स्टॉक है वही क्या है 2017 का क्लोजिंग स्टॉक। उससे क्या हो जाएगा, अब ये अपने आप से हो जाएगा। इसका कहने का मतलब वो जितनी यूनिट है सेल हुई उतनी की उतनी यूनिट आपने क्या की, प्रोड्यूस की, ठीक है। 24,000 यूनिट प्रोड्यूस की, 24,000 इंटू 6 कितना लगा होगा आपका टोटल 1,44,000। क्लियर है। वेजेज के अंदर दो चीज़ें हैं, आपका वेरिएबल और फिक्स, ठीक है। फिर इसके अंदर भी दो चीज़ें, वेरिएबल और इसके अंदर फिक्स, ठीक है। और फिर प्रॉफिट जो है वो हटा दो, ठीक है, मतलब वो अलग से देख लेंगे। तो अब बात करते हैं हम वेजेज। वेजेज जो उसका वेरिएबल पोर्शन कितना है, तो वो कह रहा है वेरिएबल पोर्शन कितना है अभी, वो कह रहा है वेरिएबल पोर्शन जो है वो 40% जो है वो फिक्स है, मतलब कि 60% जो है वो वेरिएबल है। तो 60% कितना हो गया, 5 का 60% कितना हो गया 3 रुपये। तो 3 इंटू 24,000 कितना हो गया, 3 इंटू 24,000 कितना हो गया 72,000, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, 2 पर यूनिट जो है फिक्स है, तो फिक्स कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 24,000 48,000। अभी तक तो कोई डाउट वाली बात है नहीं, ठीक है। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, इन कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं पर यूनिट और टोटल, ताकि अपने को पता चले कि 31/3/2018 आगे वाले साल में कॉस्ट लगेगी कितनी। अब बात करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड कितना है, वो कह रहा है 5 रुपये, जिसका 80% जो है फिक्स है, मतलब कि कितना फिक्स है 4 रुपये फिक्स है, ठीक है, मतलब कि 1 रुपया वेरिएबल है। तो 24,000 इंटू 1 कितना 24,000 तो वेरिएबल है, और 24,000 इंटू 4 96,000 वेरिएबल है, ठीक है। और ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 1,44,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 24,000 प्लस 96,000। टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 3,84,000। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या करोगे, इस साल आपने जितनी यूनिटें बनाई है उसकी नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन व्यू ऑफ इंक्रीज मार्केट डबल प्रोडक्शन बाय वर्किंग एक्स्ट्रा शिफ्ट। हम एक्स्ट्रा शिफ्ट के साथ हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 10% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इन व्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो सप्लायर है वो क्या करेंगे, हम मैं 10% का डिस्काउंट देंगे, मतलब पर यूनिट इस बार कितना लग रहा है रॉ मटेरियल का 6, तो अगले साल कितना लगेगा -10% 5.4। और वो ऐसा मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा यूनिटें खरीद रहे हैं। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5.4 कितना हो गया आपका 259,200। क्लियर है, समझ आ रही बात, ठीक है। उसके बाद में कोई और किसी में चेंज करने को कहा है नहीं। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, वेजेज जो वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 3 है, तो कंटिन्यू रहेगा 3, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2 है, क्या वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है क्या, नहीं, वो कहते हैं फिक्स कॉस्ट टोटल के अंदर सेम रहता है, तो ये 48,000 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट टोटल के अंदर सेम रहता है, जहाँ कितना हो जाएगा 96,000 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पर यूनिट जो है वो सेम रहेगा, 3 रुपीज़ रहेगा वेरिएबल पोर्शन जो वेजेज का, तो 3 रुपये रहेगा। तो 48,000 पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 48,000 कितना 1,44,000, ठीक है। और ओवरहेड जब पर यूनिट 1 है तो वो फिर कितना रहेगा, कंटिन्यू 1 ही रहेगा। तो 1 इंटू 48,000 कितना हो जाएगा, ये 48,000, ये 1 का 1 रहेगा। तो इनको पर यूनिट जब फिक्स
फिक्स वेजेज जो है उसको पर यूनिट जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 48,000 डिवाइडेड बाय 48,000, 48,000 लग रहे हैं 48,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 96,000 डिवाइडेड बाय 48,000 तो पर यूनिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपको बात समझ आ गई होगी। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो उसके इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, जिस प्रपोर्शन में प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में क्या हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहती है, टोटल के अंदर सेम रहती है। समझ पा रहे हो, तो इसीलिए उसको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। जो रेंट वगैरह होते हैं वो उनके अंदर चेंज आएगा क्या, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ा देते हैं तो नहीं आएगा। 2,59,200 प्लस 1,44,000 प्लस 48,000 प्लस 48,000 प्लस 96,000, तो टोटल कॉस्ट आगे वाले साल में कितना होगा 5,96,200। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा बस 10 मिनट का पेशेंस रख लीजिएगा। अपने को क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए। अभी अपने को पता है कि भाई अपने को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, करंट एसेट और लेस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है, WIP, फिर क्या है फिनिश गुड्स, और फिर क्या है डेट है, सेलिंग प्राइस। द क्रेडिट पेड अलाउड टू कस्टमर विल बी रिमेन अनअल्टर, तो मतलब कि डेटर आपके करंट एसेट में हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्रेडिट अवेल फ्रॉम द सप्लायर विल कंटिन्यू टू बी रिमेन एट प्रेजेंट लेवल 2 मंथ, और करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर हो जाएगा, जो कह रहा है पहले भी 2 महीने थे और अब भी 2 महीने। लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेज एंड एक्सपेंसेज विल कंटिन्यू टू बी रिमेन फॉर हाफ ए मंथ, और वो कह रहा है वेजेज और एक्सपेंसेज का जो पेमेंट है वो आधे महीने बाद होगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत है सर, रॉ मटेरियल का जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो यहाँ रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड तो जो है वो दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो आपको अगर सिंगल शिफ्ट के अंदर जाएँ तो सिंगल शिफ्ट के अंदर तो आप पता कर सकते हो कि कितनी यूनिट आप रॉ मटेरियल के रूप में रखते हो। डबल शिफ्ट वाले में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डबल शिफ्ट वाले में क्या चेंज हो जाएगा, आप पता करोगे कि उनका अभी बैलेंस रहता कितना है, और फिर डबल शिफ्ट वाले में चेंज कर दीजिए। समझिएगा कैसे। अभी सिंगल शिफ्ट के अंदर है, ठीक है, तो सिंगल शिफ्ट के अंदर आपका 36,000 का रॉ मटेरियल है, डिवाइडेड बाय एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितने का लगता है 6। तो आपकी रॉ मटेरियल की यूनिट कितनी रहती है, यूनिट्स एंड अमाउंट, ठीक है। ये जो है ये क्या है, डबल शिफ्ट पे जाएंगे तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ठीक है। रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट है, देखो 36,000 का अमाउंट है रॉ मटेरियल का, ठीक है। 36,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना, सॉरी कितनी यूनिट हो गई, 6,000 यूनिट का है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, WIP का बैलेंस कितना है 22,000, WIP का बैलेंस कितना है 22,000 है। ये यहाँ लिख देते हैं करंट एसेट टोटल करंट एसेट, ठीक है। इसमें से करंट लाइबिलिटी जो है वो तीनों लेस कर दें। अब भाई थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये 22,000 है। WIP में कॉस्ट कितनी लगती है, एक यूनिट अगर WIP में रहती है तो वो कहता है कि WIP में जो है वो कैसे करते हैं, वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब कि वेजेज और ये मिला के, तो वेजेज और ये मिला के कितना होता है, वेजेज और रॉ मटेरियल मिला के, तो रॉ मटेरियल का 6 और वेजेज का कितना 5। तो WIP में एक कॉस्ट जो होती है यूनिट होती है उसके कितने रुपए लगते हैं 9। तो 22,000 डिवाइडेड बाई 9 तो कितने यूनिट हैं, एक सेकंड ना, सॉरी 6 और 5, सॉरी 6 और 5 11 हो गए। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों रहा, 11 हो गया। तो 22,000 है डिवाइडेड बाई 11, तो
WIP में कितनी यूनिट है 2000। सर ये क्या कर रहे हो, अभी मैं बता दूंगा, एक बार आप इसको इस तरीके से देखते जाइए। फिनिश्ड गुड्स कितना है 72,000 का है, डिवाइडेड बाय कितना, फिनिश्ड गुड्स में 1 यूनिट रहती है तो उसमें क्या हो जाएगा, ओवरहेड भी लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 6 + 5 फिनिश्ड गुड्स, 6 + 5 + 5 तो कितना हो गया 11 + 5, मतलब कि फिनिश कोर्स में 1 यूनिट रहती है तो उस पर कॉस्ट लगती है 16। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 16, मतलब कि वहाँ पर कितने यूनिट हैं फिनिश कोर्स में 4500। डेटर के अंदर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे नहीं रखा है तो यहाँ पे कितना होगा 16 ही होगा, मतलब कि कितना डेटर का बैलेंस 1,08,000। तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो गया 6750। क्रेडिटर जो है वो कितना है, क्रेडिटर का उन्होंने इस तरीके से नहीं दिया, क्रेडिटर का उन्होंने दिया है कि 2 महीने क्रेडिट पे रहते हैं, तो 2 महीने क्रेडिट पे रहते हैं, मतलब क्रेडिटर का बैलेंस कितना हो गया, टोटल साल भर का क्रेडिटर कितने का हो गया 1,44,000 डिवाइडेड बाय कितने का, ये 12 मंथ का, तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमने कितना आ गया ये 24,000। वेजेज का जो है वो कितना कह रहे हैं, आधा महीने बाद देते हैं, तो वेजेज का टोटल कितना हो गया, वेजेज का हो गया 72,000 + 48,000, तो वेजेज का हो गया टोटल 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 महीने का हो गया तो 0.5, आधे महीने का कितना हो जाएगा 5,000। वैसे अगर ओवरहेड की बात करें तो कितना है 24,000 + 96,000, टोटल कितना हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो एक्सपेंस का कितना हो जाएगा 0.5। पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहो तो क्रेडिटर जो है वो कितना है 24,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट वेजेज कितना लगता है, मटेरियल का कितना लगता है 6 रुपये, तो ये कितने की 4,000 यूनिट्स का है, ठीक है, और ये 5,000 है और 1 यूनिट पे कितना लगता है 5, तो ये कितना हो गया 1,000 का बैलेंस हो गया, ये भी 1,000 का हो गया। सर क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ आ जाएगा। देखो सिंगल शिफ्ट के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमारी ये सिचुएशन है कि हमारा रॉ मटेरियल का जो बैलेंस है वो 6,000 यूनिट का रहता है, ठीक है, और 36,000 रुपीज़ उसमें ब्लॉक रहते हैं। फिर WIP में अगर हम रखते हैं तो 2,000 यूनिट WIP में रखते हैं और 22,000 रुपीज़ ब्लॉक रहते हैं। फिनिश्ड कोर्स के अंदर क्या हो जाएगा 4,500 यूनिट रहती है और 72,000 रुपीज़ ब्लॉक रहते हैं। डेटर का 6,750 यूनिट रहती है वहाँ पर डेटर के पास, और उनके इसमें 1,08,000 पैसा ब्लॉक रहता है। क्रेडिटर 4,000 यूनिट रहती है, क्रेडिटर हमें 4,000 यूनिट दे के रहते हैं जिसका 24,000 वेजेज का ये और ये, और वैसे एक्सपेंस का। अब हम अगर डबल शिफ्ट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी रखनी पड़ेगी 6,000 की जगह अब कितनी रखनी पड़ेगी 12,000। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा WIP में चेंज नहीं आएगा, कारण समझ चुके हैं, तो इसका कितना होगा 2,000 का 2,000। फिनिश्ड गुड्स का कितना होगा 4,500 की जगह अब कितना हो जाएगा 9,000। डेटर का 6,750 की जगह अब कितना हो जाएगा × 2 कितना हो जाएगा 13,500, क्योंकि डबल शिफ्ट में जाएंगे तो सेल भी डबल हो जाएगी, प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा, सब कुछ डबल हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल भी डबल चाहिएगा, फिनिश्ड गुड्स भी डबल चाहिए, बस WIP में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो है WIP वो सेकंड का इनपुट WIP हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली WIP में चेंज नहीं आएगा। क्रेडिटर जो है वो कितने 4,000 की यूनिट के थे, तो अब कितने यूनिट के होंगे 8,000 की, वेजेज जो 1,000 है उसका कितना 2,000, और ये भी कितना 2,000। अब ध्यान समझिएगा रॉ मटेरियल में अब पैसा कितना ब्लॉक होगा, रॉ मटेरियल में अब पैसा कितना होगा पर यूनिट 5.4 रुपये, रॉ मटेरियल में अब पैसा कितना ब्लॉक होगा 5.4 रुपये, लिख देते हैं यहाँ पर। रॉ मटेरियल में कितना होगा 5.4, WIP में कितना होगा 5.4 प्लस वेजेज का कितना 3 + 1 5 5.4 + 1 + 3 9.4। फिनिश्ड गुड्स में कितना पैसा ब्लॉक होगा, तो 5.4 + 3 + 1 + 1 + 2, तो टोटल फिनिश गुड्स में कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक सारा पैसा लग जाएगा, तो 5.4 3 1 1 और 2, तो कितना हो गया 5.4 + 5.4 + 3 + 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 12.4। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर यूनिट है कितनी 12,000,
तो 12,000 यूनिट पे रॉ मटेरियल का कितना होगा पर यूनिट 5.4, मतलब रॉ मटेरियल का बैलेंस कितना हो जाएगा 64,800। WIP जो पहले भी 2,000 थी अब भी 2,000 है, लेकिन WIP में कितना पैसा लग जाता है 9.4, तो कितना हो जाएगी 18,800। ठीक है। फिनिश कोर्स में 9,000 और एक यूनिट में कितना लग जाता है फिनिश कोर्स की एक यूनिट 12.4, तो 9,000 यूनिट के लिए कितना पैसा लग चुका होगा, ज़्यादा आ रहा है क्या भाई, 1,11,600। ठीक है, 111,600 6 यूनिट है कितनी 13,500। और डेटर के अंदर कितना है फिनिश गुड्स का और डेटर का तो बराबर ही है 12.4, कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। तो कितना हो गया 13,500 इंटू 12.4 कितना हो जाएगी 167,400 167,400। और यहाँ कितना है क्रेडिटर का रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 5.4 है, तो 8,000 इंटू 5.4 कितना हो जाएगी 43,200। वेजेज का 2,000 इंटू पर यूनिट कितना वेजेज अब कितना होगा 3 और 1 4, 8,000 और 2,000 इंटू कितना है 2 और 1 3, 6,000। तो यहाँ पर डबल शिफ्ट के अंदर इस तरीके से जो कैलकुलेट करेंगे, ये इस तरीके से जो कैलकुलेट करेंगे। सर ऐसा क्यों किया हुआ, पुराना वाला तरीका क्यों नहीं और ये इस तरीके से क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना होगा डबल शिफ्ट पे जाएंगे ना तो उसमें कुछ चीज़ें जो चेंज नहीं होगी, जैसे WIP जो है वो चेंज नहीं होगी। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एक तो आपको क्वेश्चन पूरा इन्फॉर्मेशन देता पुराने जैसा, तब तो अपन पुराने वाले तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या कहा है कि हम सिंगल शिफ्ट पे तो इतना लग रहा है, डबल शिफ्ट पे कितना होगा, तो सिंगल शिफ्ट पे जितनी यूनिट है जितना यूनिट है उसके अब डबल शिफ्ट पे क्या होगी डबल यूनिट होगी, बस सिर्फ WIP में चेंज नहीं होगा, बाकी सारी यूनिटें क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। बस उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर सिंगल शिफ्ट के हिसाब से इतनी इतनी यूनिटें रहती है तो डबल शिफ्ट में इतनी इतनी यूनिटें रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इतना इतना पैसा लग रहा था तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल में इतना, फिनिश गुड्स में इतना, WIP में इतना, डेटर में इतना और क्रेडिटर में इतना, वेजेज में इतना और एक्सपेंस में इतना। तो यहाँ डबल के हिसाब से उनका पैसा इतना, पहले इतनी यूनिट तो इतनी यूनिट के हिसाब से इतना पैसा लगेगा, इतनी यूनिट के हिसाब से इतना पैसा, इतनी यूनिट के हिसाब से इतना पैसा। इस तरीके से करना है डबल शिफ्ट का ये क्वेश्चन। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, एक और तरीके से इसने किया लेकिन सेकंड वाला तरीका ज़्यादा काम का है नहीं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर है जो WIP कंप्लीट होता है। अब समझिए WIP का क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये चीज़ें पहले से कैलकुलेट की है या नहीं की। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से बाहर रख के एजम्पशन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से कोई भी एज्यूम कर सकता है इसे। तो आपको जो भी करो वो एजम्पशन लिखिएगा और ज़्यादा सही है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को बाहर रखिए, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट है जो यही एजम्पशन लेती है। क्लियर है, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फार्मूला मैंने कहा था कि फार्मूला मैं आपको एक ही बताऊँगा, फार्मूला मैंने एक ही बताया, बाकी सारे उससे इंटरलिंक है। और अब मुझे नहीं लगता कि वो फार्मूला भी आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप समझ चुके हैं तो फिर वो बहुत ही आसान सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्रेम है जो बनाए रखिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, आगे शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैनेजमेंट ऑफ, इसके अंदर बाद में 2 ही चीज़ है जो थोड़ी और जिसके क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट ऑफ पेएबल का कोई क्वेश्चन है नहीं और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का भी कोई खास क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि वो जो आपका रॉ मटेरियल चैप्टर में पढ़ा है वही आपका सेम है। तो मैनेजमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल दोनों बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और ईजी एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तो उनको अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आज ही की डेट में आ जाएगी उनकी भी क्लास, तो उनको भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट के हिसाब से कंटिन्यू देखते रहिएगा। सारे जो है मैं प्लेलिस्ट के हिसाब से उनको प्लेलिस्ट में अपलोड करता जा रहा हूँ, तो आप उनको प्लेलिस्ट के हिसाब से देखते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।